बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। और हमेशा की तरह मेरे साथ को होस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, साथ साथ हमारे एक बहुत अच्छे मेहमान यंग रिसर्चर क्रिएटिव माइंड सरफराज नकवी साहब, जो कि रिसर्चर हैं IRS। और इनकी आज हम तीन मौज़ूआत के ऊपर नाजरीन बात करेंगे। पहला जो मौजू है वो बदकिस्मत इंसिडेंट जो कि जड़ांवाला फैसलाबाद में हुआ। फैसलाबाद वैसे तो दुनिया के अंदर खेलों के सामान के हवाले से बड़ा मशहूर है और फीफा के वर्ल्ड कप में हमेशा फैसलाबाद का फ़ुटबॉल जाते हुए आप देखते हैं, लेकिन ये बदकिस्मत वाक़या हुआ, इस पे बात कर लेंगे। साथ साथ अमेरिका की कुर्बतें पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ख़ित्ते के इसके ऊपर क्या असरात होंगे और इसके पीछे इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है सऊदी अरब है, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और जब से कुर्बतें बढ़ी हैं दोनों ममालिक के दरमियान में, मार्च 2023 चाइना की मदद से, उससे पहले इराक़ और फिर उससे पहले पाकिस्तान, अब ये कुर्बतें बढ़ती चली जा रही हैं। इस दौरे के हवाले से भी बात कर लेंगे। तो तीनों मौज़ूआत बड़े अहम हैं। सबसे पहले चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सरफराज आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब आप शुरू कीजिएगा, जनावाला वाक़े के ऊपर आप क्या कहेंगे, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पहले तो कहा जा रहा था 3 चर्चेस के ऊपर अटैक हुआ, फिर 6 की तादाद आई, अब 21 से 24 जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे चर्चेस के ऊपर हमला हुआ है, कब्रिस्तान के ऊपर हमला हुआ। लेकिन अच्छी बात हमें ये नज़र आई कि जो सोसाइटी थी उनमें लोगों ने, फैमिलीज़ ने, जो हमारे क्रिश्चियन पाकिस्तानी भाई हैं उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट भी किया, उनको बचाया भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें लार्जली ये तो फिर जारी बात है, इतना इंसानी बिहेवियर तो हम रखते हैं कि चलो थोड़ा बहुत किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने तो यही देखा कि ज़्यादातर जो ईसाई फैमिलियां हैं, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें चलती रही कि खेतों में रातें गुजारी उन्होंने, वो भाग गए वहां से। डॉक्टर साहब बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हर रोज़ यहाँ ख़त्म किया जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको वो स्पेस नहीं दी जा रही। और हम जहाँ दुनिया में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें फर्स्ट क्लास जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, जो उन मुल्कों में हकूक़ हैं। और पाकिस्तान में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। याद होगा थोड़ा अरसा पहले एक श्रीलंकन सिटीज़न को पाकिस्तान में जला के जी, बड़ा राख कर दिया बदकिस्मत गया था। वाक़या था जी। और डॉक्टर साहब ये हमारा जो मुआशरा है, मुझे तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुआशरे में जगह-जगह पे लैंडमाइन्स बिछ गई हुई हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुद ही पता है किसको जलाना है, किसको मारना है। और रियासत एज़ ए बाय स्टैंडर्ड है। ना तो हमारे खौफ, ना तो लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है, ना रियासत का खौफ है कि हर बंदा जो है वो जिहाद पे जाना चाहता है। हर बंदा अपने आप को जो है वो कुर्बानी देना चाहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। मैं किसी ईसाई को मार के, किसी अहमदी को मार के, किसी हिंदू को मार के, किसी सिख का जो गुरुद्वारा जला के, किसी मंदिर को जला के, किसी चर्च को जला के मैं जो है वो जन्नत पहले हासिल कर लूँ। हमने मुआशरे की जो तालीम और तरबियत है, मुझे लगता है वो हमसे बड़ी मिसिंग हो गई है। हमारा सारे का सारा मुआशरा लार्जली एक रेडिकलाइज़्ड मुआशरा है। डॉक्टर साहब मुझे कहने दें, ये हकीकतें हैं। हम बड़ा आँखें चुराने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम बड़े अच्छे हैं, ये हैं। बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे एंगल्स भी हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस जिसे आप कहते हैं फंडामेंटलिज्म है, इसको हम देख रहे हैं ये बड़ी देर से मुआशरे के अंदर पनप रही है। एक तो हमने पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 साल काइनेटिक ऑपरेशंस किए, उन उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मज़हब का नाम इस्तेमाल करके रियासत पे हमले करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिहाद नहीं कर रहे, उन्होंने रियासत के खिलाफ गन नहीं उठाई। लेकिन ये भी एक तरीका है रियासत के खिलाफ बगावत का डॉक्टर साहब, कि आप रियासत की रिट को चैलेंज करें। आपको अगर पता है कि एक कानून मौजूद है, आप जाएँ, आप दरवाज़ा खटखटाएँ, आप अदालतों में जाएँ, आप थानों में जाएँ, पुलिस स्टेशन में जाएँ, किसी के खिलाफ एफआईआर कराएँ। मैं देख रहा था तकरीबन पिछले कुछ सालों में तकरीबन 2000 के करीब ऐसे मुकदमे डॉक्टर साहब रजिस्टर किए गए हैं। तकरीबन 88 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियली जो है वो कत्ल कर दिया गया है ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर। लेकिन वो जो डी रेडिकलाइजेशन एक लार्जर स्केल पे मुआशरे की होनी है, वो नहीं हो पा रही। बल्कि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है कि हमारे सियासतदान हर रोज कमजोर हो रहे हैं। वो हर रोज दाएं बाजू के
जो लोग हैं या दाएं बाजू के मजहबी ग्रुपों से ब्लैकमेल होते हैं। वो पार्लियामेंट में या तो कोई कानून साजी करवाते हैं, या वो कोई अगली जो कानून साजी है जिसका मिसयूज हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनको वोट लेने हैं। और रियासत इस तरह के वाकयात के बाद एक आधी दफा उठती है, शोर डालती है, और हम कहते हैं ये हमारी इंसल्ट है। इस पे आर्मी चीफ का बयान आ जाएगा, वजीर आजम का बयान आ जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ जाएगा। डॉक्टर एंड साहब। देन फिर और डॉक्टर। जो जो पुलिस ऑन ग्राउंड जी है, जो अदारे, डॉक्टर साहब मतलब थोड़ा सा टाइम जी दीजिएगा, ये मैं जी कंप्लीट कर लूं। जी जो प्लीज़। लोग ऑन ग्राउंड बैठे होते हैं उनको बाहर वही मजहबी ग्रुप और वही तबके डराते धमकाते हैं, क्योंकि रियासत फिर चली जाती है और वो फिर डर में आके उन केसेस को खत्म भी कर देते हैं और उनका कोई अंजाम नहीं होता। अगर लोगों तक उस अंजाम पहुंच जाए तो दोबारा ये वाकयात डॉक्टर साहब हो ही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने मजहबी फेनेटिज्म की बात की है, फंडामेंटलिज्म तो मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन फेनेटिज्म जो है वो एक बुरी चीज़ है जिसका आपने जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 70 की दहाई तक आपकी सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट थी, बड़ी कलरफुल थी। अगर ऑटोबायोग्राफीज़ आप पढ़ें वेस्टर्न लोगों के, तो वो चाहते थे कि उनके घर हों कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बड़े मुतासिर थे आपकी सोसाइटी के साथ। 80 की दहाई में जो कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में जो हमने जहाद शुरू किया और जिसके नतायज आपकी सोसाइटी के ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसका तदारुक नहीं हुआ। तो फेलियर किसका है? सिर्फ हुकूमत का काम है, या माशरे में जो बड़े होते थे, माशरे के अंदर जो हमारे असातिज़ा हुआ करते थे स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो रोकथाम करते थे इस तरह की चीज़ों की, वो नसीहत करते थे, वो कहीं गायब हो गया है। और फिर हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक पंचायत था, जरगा था, आपकी औताक थी, वहाँ बैठकर ऐसे मसलों को टैकल किया जाता था, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या सोसाइटी का फेलियर देख रहे हैं या सिर्फ हुकूमत का फेलियर है? हुकूमत तो अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे उनको नहीं बचा सकी। देखिए, ज़ाहिर बात है ये दोनों का फेलियर है जी। ये मुआशरे का भी फेलियर है, ये रियासत का भी फेलियर है। आज मैं देख रहा था कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो जड़ांवाला गए हैं, उन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया है। डॉक्टर साहब, ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेचारे कैसे रह सकते हैं यहाँ पे? इन बेचारों को पता है कि हमारा ये इलाका है और हमने पहले ही उनको जिसे वो कहते हैं ना कि इन इलाकों उनको उनको उन जगहों में डाल दिया हुआ है कि हम्म। ये हमने कभी कहा है ये मुस्लिम कॉलोनी है, हम्म। हमने ये कहा है कभी ये शिया कॉलोनी है या सुन्नी कॉलोनी है। हम ईसाइयों को, हम माइनॉरिटीज के साथ हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ना तो हमारे कानून के मुताबिक है, ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। सो इस बात में कोई शक नहीं कि रियासत का जो चेहरा है वो बड़ा मसख हुआ है। और पिछले कुछ अरसे से हमने ये महसूस किया, रियासत के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उन्होंने भी महसूस किया है कि भाई अगर इस तरह रहा तो हमें क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ेंगी पूरी दुनिया को जाके, ठीक है और आपने। हमें दुनिया को जाके बताना पड़ेगा कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। तो अगर आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को देखें, आप अपने एम्बेसडर्स को देखें, पूरी दुनिया में लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम सजाएं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये हमने काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, डी रेडिकलाइजेशन होनी है और ये बड़ी हम्म। सर्जिकल स्टाइल से होनी है। इसमें आपको जो है वो टेक्स्ट बुक बदलनी है, इसमें आपको हर जगह पे, और ये बड़ा स्लो एंड कॉन्शियस प्रोसेस है जिसके लिए मोटिवेटेड लोग चाहिए जो मुल्क के मुख्तलिफ अदारों में मौजूद हों और वो कॉन्टीन्यूसली इस प्रोसेस को मॉनिटर करें। और क्योंकि ये डॉक्टर साहब ये जनरेशनल प्रोसेस है, जिन लोगों को 80s में 90s में रेडिकलाइज किया गया था जिया के दौर में, वो लोग आज अपना आप दिखा रहे हैं। हम्म। सो ये पूरा साइकिल चलता है 20-30 साल का। सो मुझे लगता है कि अगर हमने इसको कॉन्शियसली 20-30 साल का साइकिल ना चला और रियासत ने रिट इस्टेब्लिश ना की, हमने अपने करिकुलम ना बदले, मुआशरे की तरबियत ना की, मसाजिद से तरबियत ना हुई, तो ये सारी चीज़ें इस तरह जिसे वो कहते हैं ना टीवी पे बैठ के डिस्कशन करने से और किसी एक आधे बंदे को पकड़ के ये ऐसे नहीं होंगे। ये 25 ठीक है करोड़ का डॉक्टर मुल्क साहब। है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ सरफराज भी, इनको भी इंगेज कर लेते हैं। सरफराज, आपने सुनी डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू। आप काइंडली मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरब के अंदर रिफॉर्म्स आए और जो उनकी रेडिकलाइजेशन थी वहाँ से यू टर्न हमें नज़र आता है। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं अब तक सबक सीखा? हम रिफॉर्म करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? और आपको लगता है कि ये हमारे माशरे का फेलियर है, या फिर ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि जयपुर और मणिपुर से तवज्जो हट जाए और पूरा जो दुनिया है वो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की हवाले से बातचीत शुरू करें? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। बात दरअसल ये है कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर देखें कि जिसमें पाकिस्तान, भारत
और बांग्लादेश, ये तमाम बहुत ज़्यादा प्लुरलिस्टिक सोसाइटी थी कि जिसमें हर नुक्ते नज़र के लोग, हर इंसान, हर जो मज़हब का पैरोकार है वो उस पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमने जो कायदे आज़म का जो फरमान था उसको हमने बहुत लिटरल सेंस में लिया, और वो इस तरीके से लिया कि हम ये बात भूल गए कि एक मुस्लिम रियासत होने में और एक इस्लामिक रियासत होने में बहुत फ़र्क है। जब आप एक मुस्लिम रियासत की बात करते हैं तो आप वहाँ पे बाकी जितने भी अक़लियती हैं आप उनको खुद ही एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे टर्म कर देते हैं। लेकिन जब आप एक इस्लामिक रियासत की बात करते हैं वहाँ पे आपके मुसलमानों के भी हकूक़ हैं और मजहबी अक़लियतियों के भी हकूक़ हैं जो उनको इस्लाम फराहम करता है। लेकिन हमने इस्लामिक स्टेट के नाम पर हमने मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट के पे ज़्यादा फोकस किया, और जहाँ हम अगर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से उसके नुक्ते नज़र से देखें तो हमने देखा है कि जिस तरीके से अफ़गान जिहाद जिसका भी आपने भी जिक्र किया, वहाँ से हमारे अंदर जो एक फंडामेंटलिज्म आया है, जो फनेटिसिज्म आया है, रिलीजियस फनेटिसिज्म, वो हमारा इम्पोर्ट हुआ है। जितने भी मदारिस थे उस पर तमाम जो हमने अफ़गान जिहाद के नाम पे जितने भी मदारिस जो हमने तैयार किए थे तो वो हमारा बेसिकली एक इम्पोर्टेड वर्जन ऑफ इस्लाम था जो कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो वैल्यूज़ थी उनके साथ मैच नहीं कर पाया। और जब वो मैच नहीं कर पाया तो वहाँ पे आपके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हुई, एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशंस हुई इस्लाम की। अब क्योंकि 21वीं सदी है और हर कोई जो है वो इस वक्त प्लुरलिस्टिक और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी रियासत भी ये चाहती है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएं जिसमें हर पाकिस्तानी शहरी को बेहतर से बेहतर मौके फराहम किए जाएं। लेकिन अब देयर इज़ अ गैप बिटवीन सोसाइटी एंड द स्टेट। अब स्टेट बहुत आगे निकल चुकी है कि वो लिबरल आइडियाज़ पे जिसमें इस्लामिक डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो है। रुकिएगा, चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गैप आ गया है सोसाइटी और स्टेट के दरमियान में। यहाँ नाजरीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, इस वक्फे से जैसे वापस आएंगे तो सरफराज नकवी साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले आप सरफराज नकवी साहब की बात सुन रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज़ किया कि गैप है रियासत और अवाम यानी माशरे के दरमियान में। रियासत काफ़ी आगे निकल चुकी है लेकिन अवाम या माशरा अभी वहीं पे खड़ा हुआ है। जी सरफराज नकवी साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो बेसिकली जो मैं कह रहा था कि रियासत इस वक्त आगे है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक वर्ल्ड विजन की तरफ जा रही है, लेकिन सोसाइटी को, मुआशरे को अपनी रफ्तार पे लाने के लिए रियासत को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कमर ने बात की कि काइनेटिक मेजर्स बहुत ज़्यादा लिए गए हैं जिससे बहुत ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन काइनेटिक मेजर्स के साथ साथ नॉन काइनेटिक मेजर्स भी बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे जो टॉप पे है वो मदरसा रिफॉर्म्स हैं। क्योंकि जितना भी ये मजहबी फनेटिसिज्म आता है अगर आप वो देखें तो वो आपकी तालीमात जो मजहबी तालीमात है उसकी गलत इंटरप्रिटेशन से आता है। तो आपको चाहिए, रियासत को चाहिए कि आप इस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन करें मदरसों का कि जिसमें जितने भी फनेटिक एलिमेंट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। सरफराज ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। सर मुख्तसरन अंदाज से सर मुझे ये बताइएगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, उसके क्या असरात नज़र नहीं आए हमारे पास? अगर आप बात करें परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की तो वहाँ पे एक बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई कि हम इंडिजिनस तौर पे बहुत ज़्यादा लिबरलिज़म की तरफ गए, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पे 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में जो एक रिएक्शन आया मजहबी तबकात की तरफ से, तो उसकी वजह से रियासत की वो कोशिश जो है वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई जिस हद तक हो सकती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्टर है वो आपके जियोपॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्व है कि वहाँ पे मजहबी तबकात को हम साथ लेके चल रहे थे, लेकिन 9/11 की वजह से और उस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी तो उसमें मजहबी तबकात की तरफ से रिएक्शन आया, जिसमें हमने देखा बाद में ऑपरेशंस भी कुछ किए गए हैं और उसमें हमने देखा कि मजहब जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें और जो हमले हैं उनमें भी खातिर खा इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि रियासत ने अपनी सॉफ्ट इमेज तो बनाई लेकिन अपनी पॉलिसी को उस तरीके से मॉडरेट नहीं कर पाई कि जिस तरीके से करना चाहिए था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हमारी खारजा पॉलिसी का रहा, जिसकी वजह से हम अपनी इंडिजिनस पॉलिसी को कामयाब नहीं कर। बहुत शुक्रिया सरफराज, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने तज्जिया दिया। इस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे अकाबरीन
नाजरीन हैं जो कि इस वक्त डिसीजन मेकिंग सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस बात को सुनेंगे और इसके मुताबिक पॉलिसी मेकिंग करेंगे। आ जाते हैं नाजरीन दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है कुर्बतें बढ़ रही हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में। इस हवाले से जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनकी बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने हैं। एक जो रिसेंट ट्वीट्स है जिसके अंदर उन्होंने मुबारकबाद पेश की पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म काकड़ साहब को, वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ब्लिंकन साहब लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तान इन टाइम प्राइम मिनिस्टर एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस in accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly. We will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. इसी तरह की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मिस्टर पटेल ने भी दी, और इसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि इस वक्त अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया ब्लिंकन साहब का, और उन्होंने कहा कि हम अपने इलेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे एन अपने आइन के मुताबिक, और हम वैल्यू करते हैं अपने रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक दफ़ा फिर कुर्बतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान और अमेरिका की, किस तरह से देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता कोई लंबी चौड़ी कुर्बतें हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने आपके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ऑलरेडी डाउनग्रेड किया हुआ है। आप देखें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी लेवल का कोई जो विजिट है वो पाकिस्तान में नहीं है इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। जो मैक्सिमम आपके पास आए हैं वो डायरेक्ट शोले आए हैं, नंबर 3 आए हैं, नंबर 2 भी मेरा ख्याल अभी तक कोई स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं आया। सो हाँ, पेंटागन से लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, सेंटकॉम के लोग आ रहे हैं, सेंटकॉम के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन कोई लार्जली जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कोई बड़ा एग्जेक्टिव ब्रांच से टॉप लेवल के लोग पाकिस्तान नहीं आए। और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक जो पॉलिसी है उसकी वो कॉन्टिन्यूटी है कि हमने एक ताल्लुक को रखना है, लेकिन हमने ताल्लुक को उस मुकाम पे नहीं रखना जैसे पहले था। सो आपको याद होगा इमरान खान साहब से मिलने माइक पोम्पियो आए थे, लेकिन माइक पोम्पियो के बाद ये साहब तो नहीं आए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो वाकई ही एंगेजमेंट ज़रूर मौजूद है, जिसमें आप देखें वो फ्लड्स हों या वैसे उनके जो प्लान्स हैं, यूएसएड को देख लें, बहुत सारे और जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो उन्होंने रखे हुए हैं। अभी रिसेंटली भी एग्जेक्टिव ब्रांच से कुछ लोग पाकिस्तान आए हुए थे। सो एक ताल्लुक तो हमारे साथ मेंटेन है, रखा हुआ उन्होंने, लेकिन वो समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान की वो यूटिलिटी कोई नहीं है। चाइना के हवाले से जारी बात है हमको स्पेस नहीं देते, वो इंडिया जारी बात है वो स्पेस फिल कर चुका है। अफगानिस्तान में कुछ ज़्यादातर उनका एक स्वाय काउंटर टेररिज्म के हवाले से कुछ लंबे चौड़े इंटरेस्ट नहीं है। 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, डॉट्स उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का और वाशिंगटन का, उसके अंदर आपको हम आहंगी नज़र आती है, चाहे वो वाशिंगटन में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों या बयानात हो वाशिंगटन डीसी की तरफ से। लगता ये है कि तालिबान की हुकूमत को इंतबाह किया जा रहा है कि जो आपने वादे वईद किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हों, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से हों, ख़वातीन के तालीम के हवाले से हों और ह्यूमन राइट्स के हवाले से हों। इसके अलावा जो मुझे यूँ लग रहा है जैसे इंडिया के हवाले से जो वाशिंगटन डीसी के अंदर आर्टिकल्स और रिसर्च डिबेट हो रही है कि हमने गालिबन गलत बैट लगाई इंडिया के ऊपर, और तीसरी तरफ ये तनकीद के अमेरिका के असर व रसूख का मुकम्मल तौर पे सफाया हो चुका है वेस्ट एशिया के अंदर और दोबारा उसको रीगेन किया जाए। तो ये 3 जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आप नहीं समझते कि इस हवाले से जो है पाकिस्तान के साथ कुर्बतें बढ़ाना अमेरिकन मफादात के अंदर नज़र आ रही हैं? स्पेशली हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें कुर्बत ही तब बढ़ती है जब हमारे डिफेंस टाइज बढ़ते हैं, और 2005 का जो हमारा एग्रीमेंट था डिफेंस का, जो कि 2020 में ख़त्म हुआ, उसको दोबारा रिवाइव किया गया। अब ये पिछली हुकूमत ने जाने से पहले उसकी तौसीक दी अपनी काबीना की मीटिंग में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक वर्किंग एंगेजमेंट होना वो तो बहुत अच्छी बात है और वो है भी और रहेगा भी आइंदा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दहशतगर्दी की जो जंग है वो लड़ी है। हमने अपने मुआशरे का सारा सोशल मेकअप चेंज कर दिया है। एलीट कुछ और पैमाने पे सोच रही थी, पब्लिक किसी और पैमाने पे सोच रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक जो है बड़ी कुर्बानी दी है। ये देखें आप, पिछले 20 सालों में तोड़ फोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, बिजनेस का नुकसान, इकोनॉमी तो खराब हुई, सारा कुछ। सो वो तो अमेरिकन इस चीज़ को समझते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, रिकग्नाइज भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा उनके साथ सिक्योरिटी से ताल्लुक है, कोऑपरेशन है। मुझे
प्रॉब्लम तब आती है जब सिर्फ सिक्योरिटी ही टॉप प्रायोरिटी हो, और ठीक है, बाकी जो इंगेजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है हमारी वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के इशू हैं। ठीक, अगर इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो अरबों डॉलर की कर सकता है, तो हम वो उन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, इंडिया अगर अमेरिका को समझ चुका है कि जी हमने हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स करनी है या सेमीकंडक्टर्स में या जो है वो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करनी है, तो वो ये चीजें हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो जब भी अमेरिका जाती है वो इसी एंगल से जाती है, जी आईएमएफ से या तो पैसे ले दें या कोई हमारी मदद कर दें। मेरा ख्याल है सारे जो आपके दोस्त ममालिक हैं एंड प्लस पार्टनर्स जो हैं वो थक गए इन चीजों को, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टर भी लेके आते हैं लेकिन आपने क्या चीजें की हैं। सो इन चीजों को देखते हुए अमेरिकन और बाकी सारे समझते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए जिनसे बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन बढ़े, ना कि हम रिसीविंग एंड पे हों कि हम जाके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए डॉक्टर कर्जों के साहब हवाले ये से आपने रिक्वेस्ट वजह करते रहें। फरमाया, ये जो B2B की हम बात करें चाइना के हवाले से, फिर माइंस के सेक्टर के अंदर मिडिल ईस्टर्न जो नेशंस हैं स्पेशली सऊदी अरब, यूएई और कतर के आप आके इन्वेस्टमेंट करें, कनाडा से भी पहले ही यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई भी है, ये भी एक किस्म की डेवलपमेंट इस हवाले से है। लेकिन आपके जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा वैलिड है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान को, पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि अपनी सोसाइटी एंड इकानमी की आपने यूटिलिटी बनानी है, इसके अलावा कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के हवाले से नहीं करेगा। नाजरीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट पे किया है सऊदी अरब का, इस हवाले से क्या उसकी अहमियत बनती है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पर बात करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले आपने डॉक्टर कमर चीमा की बड़ी वैल्यूबल बात सुनी कि पाकिस्तान की सोसाइटी और इकानमी और पॉलिटी तीनों की जब तक यूटिलिटी नहीं होगी तो कोई भी मेजर पावर यहाँ पे दिलचस्पी इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं लेगा। हमें अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना होगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तब्दीली रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन बात करते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला हुसैन अब्दुल्लाही का विज़िट जो है सऊदी अरब का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है, और उनकी मुलाकात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई, और ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार मूड के अंदर हुई, बड़ी फ्रैंक किस्म की थी और बड़ी बेनिफिशियल थी फॉर द बोथ साइड्स। और कहा यह जा रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इनवाइट किया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को कि वो मुनासिब वक्त के ऊपर तेहरान का दौरा करें। इस हवाले से सरफराज नकवी साहब, इनकी फ़ील्ड भी एक्सपर्टीज़ भी हैं। सरफराज फरमाइएगा, इस दौरे को आप किस तरह से व्यू करते हैं, इसकी अहमियत क्या है? ये जो दौरा है ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम पे आया है। अगर आप इसमें मिडल ईस्ट की इस वक्त कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को आप देखें तो उसमें हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिकन्सिलिएटरी अप्रोच की तरफ जा रहा है। हमने देखा कि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ बिटवीन इजराइल एंड द गल्फ स्टेट्स। उसके बाद हमने देखा कि 2021 में कतर का जो ब्लॉकेड था वो बाकायदा ख़त्म हुआ जीसीसी की तरफ से। 2022 में इजराइल और टर्की के रिलेशंस जो हैं वो भी दोबारा से डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा की तरफ आए, और अब 2023 में ईरान और सऊदी का तकरीबन 8 सालों बाद डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा हुआ। ये बात इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों ममालिक ईरान और सऊदी अरेबिया, उनको इस बात का एहसास है कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर आप खाना जंगी की सूरत में रहेंगे, अगर आप दूसरे ममालिक में प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू करेंगे तो ना सिर्फ इससे रीजन का माहौल ख़राब होगा बल्कि आपके इंटरनल जो बेनिफिट्स है उसको भी आप गेन नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया का इस वक्त विजन 2030 मौजूद है, और सऊदी अरेबिया बहुत क्लियर कट अंदाज में जा रहा है कि उसने 2030 तक अपनी जो इकॉनमी है उसको डाइवर्सिफाई करना है, और उसको तेल पे मुनहसिर नहीं रहना बल्कि बाकी वेन्यूज़ को भी उसने इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था वो सऊदी अरेबिया की यमन वॉर की तरफ था, क्योंकि उसकी वजह से सऊदी अरेबिया पे मुसलसल अटैक्स हो रहे थे यमन की तरफ से। तो जिसके बायस जो उनके प्रॉस्पेरिटी के एम्बिशंस थे और जो गोल्स थे और जो इन्वेस्टमेंट वो लेके आना चाह रहे थे उसको किसी हद तक कदगन लग रही थी। और अगर हम ईरान के हवाले से देखें तो ईरान में सैंक्शंस के होने के बावजूद, और क्योंकि उनके मेजर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात नहीं थे और इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो हमने देखा कि
बहुत ज़्यादा ईरान में जो है वो प्रोटेस्ट भी हुए, मुजाहिरे भी हुए। अब जो महसा अमीनी का जो प्रोटेस्ट था मेरे नुक्ते नज़र से वो हिजाब या किसी भी मजहबी सेटअप के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि वो एक लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी वहाँ के माशी मसाइल को लेकर, जो कि महसा अमीनी के तौर पे महसा अमीनी का जो वाक़या हुआ उसको एक्सक्यूज़ बना के बाहर निकली। तो यहाँ पे दोनों ममालिक ने इस बात को बाद में ये समझा कि माशी हम आनगी ही दोनों ममालिक के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ किसी जंग में जाएं। और ये जो 2023 मार्च 2023 में जो ईरान और सऊदी अरेबिया का जो एक रिप्रोचमा हुआ है, ये कोई अनहोनी बात या हैरत अंगेज़ बात नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूएस का एक ट्रेडिशनल रोल है वो वक्तन फ़वक्तन मिडल ईस्ट से कम होता जा रहा था, और जबकि चाइना की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना के नुक्ते नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अच्छा, वो जो सरफराज ये फरमाइएगा, आपने कहा कि यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, लेकिन जिस जुम्मे को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट पे किया है उसी जुम्मे को कॉल की है ब्लिंकन साहब को शहजादा फैसल ने, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, तो अमेरिका को तो ऑन बोर्ड लिए आ रहे हैं सऊदीज़। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इस बात से मुनसिर है कि जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था तो यूएस की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि वो फ्रॉम द बिहाइंड, लीडिंग फ्रॉम द बिहाइंड वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करे, ताकि उसकी जो मिडल ईस्ट में एक इमेज नेगेटिव वे में जा रही थी वो भी किसी हद तक बेहतर हो, और दूसरा जो उसकी वॉर कॉस्ट थी वो भी किसी हद तक कम हो। तो वो अपने रीजनल अलाइंस को स्ट्रेंथन कर रहा था कि वो आपस में अपनी सिक्योरिटी को खुद से देखें। तो और इसमें जो सबसे बड़ा ख़तरा यूएस के नुक्ते नज़र से था वो था ईरान की जो प्रॉक्सी थी और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो मिडल ईस्ट में फैला हुआ था। लेकिन अब क्योंकि सऊदीया और ईरान का रिप्रोचमा हो गया, जिसके बाद हमने देखा कि इजिप्ट के साथ भी ईरान के ताल्लुकात बहाल हो गए, UAE के साथ भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुझे ये फरमा दीजिएगा, आपने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात की और बातें चल भी रही हैं कि गालिबन कोई तफसीलात तय हो जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान में। पिछले दिनों कैदियों के हवाले से भी कोई रिलैक्सेशन नज़र आती है। $6 बिलियन जो साउथ कोरिया में फंसे हुए थे ईरान के, वो भी गालिबन जो डी फ्रीज किए जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि कोई इस तरह की न्यूक्लियर डील हो जाएगी ईरान और यूरोपियन नेशंस और अमेरिका के दरमियान में? देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत कबलस वक्त होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि ईरान की साइड से ये फ्रस्ट्रेशन भी है, और दूसरी बात ईरान के साइड जो ईरान ने अभी आपने देखा कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है। आपने रशिया के साथ देखा कि यूक्रेन वॉर में ईरान ओपनली ये बात एडमिट कर रहा है कि हम रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक ग्लोबल पावर किसी मीडियम या रीजनल पावर को वेपन सप्लाई करती है तो वो इतनी हैरत अंगेज बात नहीं है, लेकिन अगर एक रीजनल पावर एक फॉर्मर ग्लोबल पावर को वेपन सप्लाई कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो और ईरान इसमें ना हिचकिचा रहा है ना छुपा रहा है, बल्कि बहुत ओपनली बता रहा है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि ईरान जो है वो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो मरकूज की, ज़बरदस्त लुक ईस्ट की तरफ देख रहा है। कमर चीमा साहब, ये हमने गैस का जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है ईरान के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन प्रेशर की वजह से फिर हमने एक बार इनकार कर दिया है कि हम इसे कैरी ऑन नहीं कर सकते। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अब भी मौजूद है रीजन के अंदर। देखिए, डेफिनेटली नकवी साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया, लेकिन बिल्कुल ये प्रेशर तो मौजूद है हमारे पास। और ये जो भी हमने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ जिस तरह बिहेव किया है कि वो आए हैं और जाते जाते उनसे बस एक सड़क का इफ्तिताह करवा लिया कराची में, मेरा ख्याल है कि ईरान डिजर्व्स मच मोर देन दिस। और मैं इसमें डॉक्टर साहब, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मुझे ना ईरान से गर्ज है, ना अमेरिका से, ना किसी और से। हमें गर्ज होनी चाहिए पाकिस्तान की अवाम से। पाकिस्तानी अवाम जिसकी पर कैपिटा इनकम $1300-1400 है और हम 290-92 रुपए लीटर तेल ले रहे हैं, तो अब आप इमेजिन करें कि हमें क्या चाहिए। अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दुनिया को बता सकता है कि मेरे मुल्क में पर कैपिटा इनकम $2000 है और मुझे रशिया से तेल लेना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपना जो एनर्जी बिल है उसको कम करने के लिए हमें बहुत ड्रेस्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपको पता है, जैसे हमारी इन्फ्लेशन 40% प्लस चली गई, हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। सो इंडिया, आप देखें ना, ब्रिक्स में कल मोदी साहब ने ईरानी प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, अफसोस भी किया वहाँ पे जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, फ्यूचर में बात भी की। सो वो चाबहार पोर्ट की कनेक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि ईरान से इतना अच्छा ताल्लुक रखें कि जैसे ही सैंक्शंस उतरे तो वो सारा हम जितनी एनर्जी है वो उसको ले सकें।
सो ठीक हमें कहा आपने हमारे चीमा तो साहब। सीधी ईरान से गैस आनी है, हमारे घरों तक वो पहुंच होनी जानी है। चाहिए। सो हम चीमा साहब चाहते का हैं कि आखिरी अपनी पॉइंट इन्फ्लेशन कम नाजरीन। करें, तो इन बिल चीजों पे हुकूमत को प्रेशर डालना होगा, और दुनिया के हर कॉर्नर, हर कैपिटल में जाके इस पर लॉबिंग करें। इट्स ठीक नॉट है। अबाउट हमें ईरान के अंदर क्या है, हमें सिर्फ गैस का वन पॉइंट चीज देखनी है, एनर्जी देखनी है, उस तक हमें चीप एक्सेस लेनी है, दैट्स द पॉइंट। चीमा बाकी साहब आप बड़ा जो मर्जी ईरान से इंपॉर्टेंट करते पॉइंट हैं। आपने रेस किया, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। चूँकि वक्त की किल्लत है, आपने बहुत सही निशानदही की कि हमें अपने इंटरेस्ट से गर्ज होना चाहिए, और पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है इकनॉमिक वो बेहतर नहीं है, और लोगों को हमें फैसिलिटेट करना है। बहरहाल हुकूमती जो अरकान है वो ज़रूर इस प्रोग्राम को देखेंगे और इसके मुताबिक अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते यही कुछ है, अगले हफ्ते आपके नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।